हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लॉस्ट इन द हेज ऑफ यू। आई नो मैंने मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया था एंड उसे आफ्टरनून में डिलीट भी कर दिया बिकॉज जब मैंने उस वीडियो को सुना, उस वीडियो में इतना ज़्यादा नॉइज़ था कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग न्यू वीडियो एंड देन अपलोड इट। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना एंड लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, आपकी साथ एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलो, लास्ट पार्ट में दिखा था कि वांगची को दिखाया जाता है, उसके घर पर पार्टी होती है। वांगची जो बहुत ज़्यादा सैड एंड बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस हो रहा होता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो कितना भी कोशिश करे कि वो उसकी नज़र विंग की तरफ ना जाए, लेकिन वो बार बार उसकी नज़र जो बार बार विंग की ही तरफ जा रहे थे। विंग जो वेंजिंग के साथ बातें कर रहा था और वो बहुत हैप्पी दिख रहा होता है। वांगजी को बहुत बुरा लग रहा होता है इसलिए कि विंग उसके साथ इस तरह से नहीं है, विंग उसके साथ हैप्पी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा ही सैड होता है। अब वो ऐसा खड़ा होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। वांगजी जो बाहर जाने के लिए सोचता है कि वो थोड़ा फ्रेश हवा ले ले, वो जैसे ही बाहर जाने लगता है तो वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ आ जाती हैं वांगजी के पास, जो उस पार्टी में आए होते हैं और वांगजी के साथ फ़ोटो क्लिक कराने लगती हैं। वांगजी इससे थोड़ा इरिटेट हो रहा होता है क्योंकि वो लोग उसे फ़ोटो क्लिक कराने के साथ उसे टच करने की कोशिश कर रही होती है। वांगजी जो उनसे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चारों तरफ से उसे घेर लेती है। वांगजी अब गॉड से यही प्रे करता है कि प्लीज़ कोई आ जाए और उसे इस मुसीबत से बाहर निकाले। वो मुड़ के इधर उधर ढूंढ रहा होता कि कहीं झुनझुन या उसके गगा यानी लैन सचैन दिख जाए, पर कोई भी नहीं आ रहा होता। वांगजी से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि इतने में वहाँ पे हना आती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं वांगजी को यहाँ से लेके जाऊँ। इस पर वहाँ पे जितनी भी रेडी होती हैं वांगजी एंड हना के तरफ देखते हैं। उन्हें लगता है कि वांगजी एंड हना दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड्स हैं, इसलिए वो सोचती है कि लगता है हना को जेलसी हो रही है, इसकी वजह से वो कुछ बोलती नहीं है। तो कुछ बोल पाती इससे पहले हना वांगजी के हैंड को पकड़ती है और वहाँ से लेके चली जाती है। अब वो थोड़ी दूर पे आते हैं तो हना जब देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता, कम लोग होते हैं, तो हना वांगजी के हैंड को छोड़ती है। वांगजी जो उसकी तरफ देखता है और उसे 90 डिग्री वो करते हुए कहते हैं कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। इस पर हना थोड़ी गुस्से में होती है, बट वो अपने गुस्से को ना शो करते हुए कहती है कि वांगजी तुम्हें उन्हें बताना चाहिए, वो तुम्हें इस तरह से टच नहीं कर सकती जब तुम्हें किसी का टच पसंद नहीं है। फिर ऐसा कहते वो कहती है ओ सॉरी मैंने तुम्हें टच किया, अगर मैं तुम्हें वहाँ से हैंड पकड़ के नहीं लाती तो वो लोग तुम्हें आने नहीं देती। तो वांगजी कहता कि कोई बात नहीं, तुमने मेरी मदद की, बहुत बहुत थैंक यू। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि मैं तुम्हारी किसी काम में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो तुम मुझे बुला सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। हना इसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है कि क्या सच में। तो वांगजी कहता कि हाँ। अब हना जो वांगजी की तरफ अपने हैंड को बढ़ाती है तो कहती है ठीक है, आज से हम फ्रेंड्स। वांगजी जो उसकी तरफ देखता है, जो हना बहुत ज़्यादा हैप्पीली एंड उसके आंखों में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है। वांगजी इसे मना नहीं कर पाता, वो कहते कि ठीक है हम फ्रेंड्स हुए लान वांगजी। तो इस पर हना कहती है कि तुम प्रॉमिस करते हो हाँ कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी तुम आओगे। तो वांगजी कहता है कि हाँ हम लाइन्स हैं, एक बार हम जब प्रॉमिस करते हैं तो हम उसे ज़रूर निभाते हैं। तो हना कहती है ठीक है। अब हना एंड वांगजी दोनों हैंड शेक करते हैं। हना जो अपने हैंड को वांगजी से जैसे टच करती है उसे बहुत ज़्यादा ही हैप्पी फील होता है। उसके बाद जब वो लोग हैंड शेक कर लेते हैं, हना जो कुछ बोलने ही वाली होती है कि वांगजी से, इतने में वहाँ पे झुनझुन आ जाती है। झुनझुन जो हना और वांगजी को एक साथ देखती है उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे थोड़ी सी अजीब लगता है और वो आकर तुरंत वांगजी के सामने खड़ी हो जाती है, हना को घूरते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इस पर हना कुछ बोल पाती। वांगजी जो हना को डिफेंड करते हुए कहता है कि हना बहुत ही अच्छी एंड बहुत काइंड पर्सन है, उसने मुझे हेल्प किया उस क्राउड से बाहर निकलने में, तो तुम इस तरह से नहीं बोल सकती। इस पर झुनझुन बहुत शॉकिंग आइज से वांगजी की तरफ देखने लगती है। वांगजी कुछ और बोल पाता झुनझुन, जो वांगजी से कहती कि वांगजी जल्दी चलो, हमें गगा बुला रहे, इट्स इमरजेंसी है। अब वांगजी जो हना की तरफ देखता है, हना के फेस पे इतनी बड़ी सी स्माइल होती है, अब थोड़ी थोड़ी गायब होने लगती है। इस पर वांगजी कहता है कि हम फिर मिलेंगे, बाय। अब झुनझुन जो वांगजी के हैंड को पकड़ती है वहाँ से लेके जाने लगती है और कहती है कि रास्ते में कि तुम तो कभी मेरी तारीफ़ नहीं करते, मैंने तुम्हें कितनी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। इस पर वांगजी कहता कि हाँ तुम भी अच्छी हो, पर उसने जब मेरी ज़रूरत थी तब उसने हेल्प की। अब इस पर झुनझुन कहती क्या मैं तुम्हारी ज़रूरत पर कोई हेल्प नहीं करती, तुम मुझे इस तरह से कैसे बोल सकते हो। इस पर वांगजी जो उसके शोल्डर पे हैंड रखते हुए कहता है कि तुम मेरी बेस्टी हो। तो इस पर झुनझुन कहती है कि और वो
तो इस पर वांग जी कहता है कि क्या तुम जेलस हो? तुम जेलस क्यों हो? तो झुनझुन कहती है कि क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी बेस्टी हूँ और कोई नहीं हो सकता। इस पर वांग जी कहता है हाँ हाँ ठीक है तुम ही हो सकती हो और कोई नहीं हो सकता। अब बताओ गगा क्यों बुलाए हैं? झुनझुन कहती है ओ हाँ चलो जल्दी। अब वांग जी का हैंड को पकड़ती है, वो एक रूम के सामने लेके आ जाती है। वांग जी को थोड़ा अजीब लगता है, वो कहता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, सब तो पार्टी बाहर है ना। तो इस पर झुनझुन कहती है कि हाँ चलो जल्दी। अब जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बहुत ही लोग होते हैं। वांग जी जिन उन लोगों से पहली बार मिल रहा होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं। अब वांग जी सबको एक एक करके देखने लगता है। जैसे उसकी नज़र विंग एंड वेंचिंग पे जाती है और उसके गगा एंड कुरैन बैठे होते हैं। वांग जी सबको ग्रीट करता है और वो साइड में आके अपने गगा के पास बैठ जाता है। अब कुरैन जो कहते हैं कि वांग जी ये है विंचिंग, विंग की फियांसे और ये उनकी फैमिली मिस्टर वेन एंड मिसेस वेन। वांग जी उन्हें भी ग्रीट करता है। अब थोड़ी देर के बाद मिस्टर वन कहते हैं कि माफ़ करना कुरैन, इतना इमरजेंसी में मीटिंग रखने के लिए। एक्चुअली 2 दिन पहले ही मुझे एक माइनर हार्ट अटैक आया था और इससे मैं बहुत ज़्यादा ही घबराया हुआ हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि विंग एंड वेंजिंग की मैरिज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाए तो अच्छा होगा। ये जैसे ही वांग जी सुनता है उसके चेस्ट में बहुत शार्प पेन होने लगता है, उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं, उसका फेस बुरी तरह से पेल हो जाता है। सिचैन जैसे ही वांग जी की इस हालत को देखते हैं वो फटाक से वांग जी के हैंड को पकड़ते हैं, उसे रब करने लगते हैं और सबकी तरफ देखते हैं कि सबका ध्यान, सब जो बिजी होते हैं उस बात को सोच रहे होते हैं। सिचैन जो वांग जी के पास उसके कान में कहते हैं कि वांग जी शांत हो जाओ, काम डाउन करो खुद को। वांग जी जब फील करता है कि वो कहाँ पर है, वो अपने आप को काम डाउन करने लगता है और उसकी नज़र जैसे विंग की तरफ जाती है। विंग जो बहुत ही स्माइल कर रहा था, उसका सर नीचे होता है। वांग जी को और ज़्यादा पेन होने लगता है। अब वांग जी वहाँ बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहता, वो किसी भी तरह से यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन अगर वो यहाँ से अभी उठ के जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा रूड हो जाएगा, इसलिए वांग जी किसी तरह से वहाँ बैठा रहता है। आखिर में लास्ट में कुरैन कहते हैं कि ठीक है, हम इंगेजमेंट के दिन ही उसी दिन मैरिज कर लेंगे। ये डिसाइड होते ही वांग जी को और ज़्यादा पेन होने लगता है, पर वो किसी तरह से वहाँ पे बैठा रहता है। अब लगभग आधे घंटे बाद जब वो मीटिंग ख़त्म होती है, वांग जी जो वहाँ से सबसे पहले निकल जाता है। सिचैन इससे पहले वांग जी को रोक पाते हैं। वांग जी जो अपनी बाइक का की लेता है और मार्क्स लेता है, वहाँ से निकल जाता है और वो बहुत हार्शली अब बाइक को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू गिर रहे होते हैं और वो सोचने लगता है कि ये पहली बार नहीं है, अब उसे इस सब की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम ये सब वांग जी को देखना पड़ेगा। ये वांग जी का फैसला है कि वो विंग से प्यार करता है, विंग किसी और से प्यार करता है तो वांग जी कुछ भी नहीं कर सकता। वांग जी इस तरह से कायरो के जैसे बिहेव नहीं कर सकता। अगर इन फ्यूचर किसी ने ये सब हरकत उसका नोटिस कर लिया तो वांग जी क्या जवाब देगा? वांग जी जो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, फिर जब ये सब बातें सोचने लगता है और तेज़ी से वो बाइक को राइड करने लगता है और वो सामने से देखता है कि एक बाइक आ रही थी और उधर से एक पपी आ रहा होता है। वो बाइक जो इतना स्पीड में होता है कि उस पपी को टक्कर मार के चला जाता है। वांग जी ये देखकर उसका होश पूरी तरह से उड़ जाता है और वो अपनी बाइक को रोकता है, उस बाइक को चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है इसे मारने की, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, एक पपी को मार दिया। वांग जी तो दौड़ कर जाता है उस पपी के पास, उसके पैरों के ऊपर से वो बाइक चली जाती है और वो पपी बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है। वांग जी उसे फटाक से अपने आर्म में उठाता है और अपने जैकेट से कवर करता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, उसे पट्टी करवाता है, फिर वो घर लेके आता है। वो उसे बहुत बुरा लगता है कि वो कितना ही हार्टलेस पर्सन था जो उस बाइक से टक्कर मार के उस पपी की तरफ एक बार देखा नहीं। अब वांग जी जैसे घर आता देखता है कि पूरे तरह से पेंशन सन्नाटे में होता है। वांग जी सोचता है कि लगता है सब सो गए हैं। वांग जी जो जाने लगता है कि हॉल में देखता है सिचैन बैठे होते हैं। ये देखकर वांग जी थोड़ा नर्वस होता है और कहता है कि गगा आप। इस पर सिचैन कहते हैं कि वांग जी तुम कैसे हो? सिचैन जैसे फटाक से आते हैं वांग जी के पास, उसे चेक करने लगते हैं। जब वो फील करते हैं कि वांग जी कुछ पकड़ा है तो कहते हैं वांग जी ये क्या है, क्या तुम्हें कहीं चोट लग गई है? वांग जी कहता है नहीं गगा मुझे नहीं, इस पपी को लग गया है। वो दिखाता है बहुत प्यारा सा पपी होता है जो अभी वांग जी के आर्म में सो रहा होता है। वांग जी जो उसके फर को बहुत हल्के हल्के हैंड से रब कर रहा होता है और सिचैन जब उसे देखता है कहता है कि इसे कैसे लगा, तो वांग जी सब बताता है। तो सिचैन कहते हैं कि ठीक है तुम इसे लेके जाओ। तो वांग जी कहते हैं कि गगन मैं पर इसे कहाँ रखूँ, अंकल को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो जाएंगे और पपी को घर पे नहीं रखने देंगे। इस पर सिचन कहते हैं कि तुम लेके जाओ, रख दो, मैं अंकल से कल मॉर्निंग में बात कर लूँगा। फिर वांग जी जाने लगता है, फिर वो आके रुकता कहता गगा पर मैं इसका नाम क्या रखूँ? इस पर सिचैन
अब वांगजी की तरफ देखते हैं, वांगजी जो बहुत क्यूट सा फेस बना के सिचैन की तरफ देखने लगता है। सिचैन वांगजी को सोफे की तरफ बोलते हैं बैठने को, वांगजी एंड सिचैन बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं चलो ठीक है, हम सोचते हैं कि इसका क्या नाम रखें। अब दोनों बैठ के वहाँ पे डिसाइड करने लगते हैं कि इसका क्या नाम रखें। आधे घंटा हो जाता है लेकिन उन दोनों को कोई भी नाम पसंद नहीं आ रहा था। अब सिचैन कहते कि वांगजी तुम क्यों ना इसका नाम डोडो रख दो। इस पर वांगजी जैसे ही दिखता है अपनी गगा की तरफ, सिचैन जो बहुत ही होपफुलाई से देख रहे होते कि का अब ये वांगजी को नाम पसंद आ जाए। तो वांगजी कहता ठीक है गगा, इसका नाम डोडो रख दो, ये बहुत क्यूट है, सॉफ्ट भी है, बिल्कुल डोडो की जैसे। तो इस पर वांगजी जब ऐसे कहता है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो सोचने लगता है कि जब वो छोटा था तो विंग उसे कितना पैम्पर करता था, कितना प्यार करता था और कितने अच्छे से उसे बात करता था। अब वांगजी जो थोड़ा सैड हो जाता है तो सिचैन कहते हैं कि क्या हुआ वांगजी। तो वांगजी कहता है कि कुछ भी नहीं गगा, आप प्लीज़ जाके रेस्ट कीजिए, आप बहुत टायर्ड दिख रहे हैं। सिचैन जो वांगजी की तरफ देखते हैं, उसके बाद उसके शोल्डर पे टैप करते कहते हैं वांगजी तुम भी जाके रेस्ट करो, तुम भी बहुत टायर्ड हो गए हो। ओके, वांगजी नोट करता है और डोडो को अपने आर्म्स पे कैरी करता है और उसके फोरहेड को हल्के हल्के हैंड से मसाज करते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। सिचैन जो वांगजी को जाते हुए देख रहे होते हैं, उनके फेस पे एक सैड से स्माइल होती है। अब देखते हैं वांगजी जो अपने रूम में आता है, डोडो को सोफे पे रखता है और खुद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होकर जब वो आता है तो जब अपने बेड पे लेटता है तो फिर फ़ोन लेता है और वो सोचता है कि वो घर पर अब बिल्कुल नहीं रुकेगा क्योंकि वो ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। और वो तुरंत ही जुनजुन को कॉल करता है और कहता है कि जुनजुन जो अभी जस्ट फ्रेश होकर वो भी सोने ही जा रहे होते, जैसे वो देखती है वांगजी का फ़ोन, वो वांगजी का फ़ोन को पिक करते हुए वांगजी को टीज़ करने के लिए कहती है वांगजी अभी तो हम मिले थे, तुम अभी से मुझे मिस करने लगे, इतना मिस मत करो नहीं तो तुम्हारी होने वाली वाइफ या तुम्हारा हस्बैंड तो मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस होगा। जुनजुन का जो हमेशा का ही काम है जो वांगजी को टीज़ करती रहती है। जुनजुन के बात पे वांगजी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो कहता है कि जुनजुन कल का हमारा शेड्यूल क्या है। इस पर जुनजुन कहती है 2 वीक के लिए हमारे काम नहीं है वांगजी, हमने क्योंकि उसे पोस्टपोन कर दिया 2 वीक के लिए जो हमारी नेक्स्ट मूवी आने वाली थी, तो तुम अभी क्यों बोल रहे हो, हम तो हॉलीडे पे है ना। इस पर वांगजी जो थोड़ा सैड होते हुए कहता है कि नहीं मैं घर पे नहीं रुकना चाहता, तो प्लीज़ डायरेक्टर से बात करो, कल से हम वो उनसे बोलो कि शूटिंग स्टार्ट करने के लिए। झुनझुन जो समझ जाती है वो कहती है ठीक है मैं बात करती हूँ, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम से सो जाओ। ओके सब गुड नाइट। वांगजी गुड नाइट करता है, फ़ोन रखता है और वो लेट जाता है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक पर्सन जो अपने स्टडी रूम में बैठा होता है, उसके फेस पे क्रीपी सी स्माइल होती है। वो कोई और नहीं मिस्टर वेन होते हैं। वो स्माइल कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वी वुशियान, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी लाइफ में जो हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने जैसा सोचा वैसे ही तुम्हारी लाइफ चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं जिस तरह से चाह रहा हूँ उस तरह से तुम्हें नचा रहा हूँ और तुम नाच भी रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 15 साल पहले, जब कुरैन ने विंग को अडॉप्ट किया था और उसे अपना नाम दिया था। उसके बाद जब उसका एडमिशन एक बहुत बड़े कॉलेज में होता है तो वहाँ के प्रिंसिपल जो कोई और नहीं मिस्टर जिन होते हैं। मिस्टर जिन एंड मिस्टर वेन दोनों ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं। वो लोग एक पार्टी के दौरान जो बातों बातों में मिस्टर जिन बता देते हैं कि कुरैन ने किसी वी वुशन नाम के बच्चे को अडॉप्ट किया है। इस पर और कहते हैं कि उस बच्चे के नाम पर 50% शेयर्स है और क्योंकि लैंड कंपनी जो है वो टॉप 10 कंपनीज में से नंबर 1 पर आती है। मिस्टर वन की नज़र जो पहले से ही लैंड कंपनी के ऊपर थी और वो किस तरह से वो बार बार यही ढूंढ रहे थे कि वो किस तरह से लैंड कंपनी से जुड़े और किस तरह से उन्हें भी ये सब का बेनिफिट मिले। जब उन्हें ये पता चलता है तो उनके फेस पे क्रीपी से स्माइल आ जाता है और तब जब वो घर आते देखते हैं उनकी लड़की जो छोटी सी होती है वो पढ़ रही होती है और तब से ही वो अपने बेटी यानी वेंचिंग को वो ट्रेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले वो विंग के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि विंग की क्या वीकनेस है, विंग को क्या पसंद है और उसी तरह से वो वेंचिंग को अब उसको ट्रेंड करने लगते हैं। अब धीरे धीरे जिस स्कूल में विंग पढ़ता था उसी में उसका अब वेंचिंग का एडमिशन करवा देते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे जब सब कुछ उनके ही मुताबिक चल रहा होता है, जब उन्हें पता चलता है कि विंग वेंचिंग को पसंद करने लगा है तो उनके फेस पे स्माइल आ जाती है और उनको इतना ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रहा होता है कि एंगेजमेंट भी हो जाती है। लेकिन 2 दिन पहले ही उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिससे उनके बहुत बुरा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि उनका जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। हम देखते हैं फ्लैशबैक 2 दिन बाद। 2 दिन पहले का दिखाया जाता है कि वेंचिंग जो अपने फादर के सामने खड़ी होती है कहती है फादर आज तक आपने जो भी बोला मैंने सब कुछ किया लेकिन अब और नहीं कर सकती। अब मुझे पता है क्या गलत है क्या सही है। मुझे पहले लगा था मैं कितनी बेवकूफ़ थी ना, मैं आपकी हर बातों में मान जाती थी, आप जो बोलते थे मैं हर बात पे हाँ करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि आप दुनिया के बेस्ट फादर हो, आपके जैसा
कोई भी नहीं है। और मैं हमेशा प्रे करती थी कि गॉड मेरे फादर के जैसे हर किसी को फादर दें, क्योंकि आप इतना मुझसे प्यार करते हैं और मैं आपकी हर बातों में आंखें बंद करके विश्वास करती थी। लेकिन अब और नहीं, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। आप कितने ज़्यादा, जिन्हें मैं गॉड मानती हूँ, वो सबसे बड़ा डेमोन है। मेरी लाइफ का इतने ज़्यादा वर्स कर दिया है। इतने में उसके फादर खींच के एक स्लैप मारते हैं वेंचिंग, जो नीचे गिर जाती है। किचन में उसकी मदर होती है, मिस्टर मिसेस वेन। जब वो सुनती है आवाज़, वो दौड़ कर आती है, देखती है वेंचिंग जो नीचे गिरी होती है। वो फटाक से वेंचिंग को उठाती है और कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, वेंचिंग को क्यों मार रहे हैं। तो उसके फादर, जो उसकी मदर के तरफ देखने गुस्से में कहते हैं कि अपने बेटी को समझाओ और इस बेवकूफ़ को कहो कि मेरे मामले में इस तरह से टांग ना लड़ाए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अब वेंचिंग जो खड़ी होती है, उसके लिप से ब्लीडिंग होने लगती है। वो अपने लिप्स को क्लीन करती हुई कहती है, फादर आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं ये मैरिज नहीं करूँगी और मैं विंग को अभी बता दूँगी। वो अपना फ़ोन निकालती है विंग को फ़ोन करने को। उसके फादर जो फ़ोन को लेते हैं, उठा के पटक देते हैं और उसके तरफ, वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई है वेंचिंग, तुम तो मुझसे इतना डरती थी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम डरोगी। अब वेंचिंग जो हंसते हुए कहती है, आपसे आपसे कौन डरता है, मैं आपसे नहीं डरती हूँ, चाहे आप कुछ भी कर लें। आप क्या करेंगे, जान से मार देंगे ना मुझे, तो अच्छी बात है, मार दो। मैं इस तरह से किसी को चीट तो नहीं कर पाऊँगी, एक खुशी खुशी में इस लाइफ को अलविदा कर दूँगी। अब उसके फादर गुस्से में जो गन निकालते हैं, उसके मदर के हेड पे रखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी सबसे अच्छी प्याला हो और मैं बहुत करोड़ों पैसे कमा सकता हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं मार सकता। ये सुनते ही उसकी मदर एंड वेंचिंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वेंचिंग जो डर जाती, कहती फादर ये आप क्या कर रहे हैं, मदर के हेड से गन को हटाइए। अब उसके फादर क्रीपी से स्माइल करते हुए कहते हैं कि क्यों, तुम तो मुझे नहीं डरती हो ना। तो वेंचिंग कहती है कि नहीं, अब प्लीज़ प्लीज़ मदर के हेड से गन हटाइए। अब उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, मैं एक शर्त पे हटाऊंगा, अगर तुम जैसा चल रहे हैं वैसे चलने दोगे, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे तो। वेंचिंग जो रोने लगती है, वो अपने फादर के पैरों पे गिर जाती, बोलती प्लीज़ प्लीज़ फादर ऐसा मत कीजिए। उसकी मदर कहती है, वेंचिंग इन्हें इसे करने दो, ये जो कर रहा है, ये मुझे पता है, ये हैवान है, ये केवल पैसों से प्यार करता है, हमसे नहीं। तो उसके फादर जो कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे तुम लोगों से प्यार नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार है, अपने नाम से। मैं एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ और ये सपना बहुत जल्द ही पूरा होगा। पिंचिंग जो रोने लगती है, कहती है प्लीज़ प्लीज़ फादर, मदर के साथ कुछ मत कीजिए। अब उसके फादर जो कहते हैं, ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम अगर मेरी बात मानोगी तो। पिंचिंग जो कहती है, ठीक है मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, प्लीज़ ऐसा ऐसा मत कीजिए। अब उसके फादर जो उसकी मदर को धक्का देते हैं, उसकी मदर जो गिर जाती है, उनके हेड से ब्लड निकलने लगता है। बेंचिंग में दौड़ के जाती है, अपनी मदर को उठाती है और उनके ब्लड को क्लीन करने लगती है। उसके फादर कहते हैं, तुम घर से कहीं नहीं जाओगे। वो 2-3 बॉडीगार्ड बुलाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों को अंदर रूम में ब्लॉक कर दो, ये दोनों बाहर ना निकलने पाए। और हाँ, ध्यान रखना है कि इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ना हो, फ़ोन गैजेट कोई भी नहीं, और इन पर कड़ी नज़र रखना। ऐसा कहे कि वो अपने स्टडी रूम में होता है। अब दिखाया जाता है कि वो प्रेजेंट में बैठा होता है, उसके फेस पे स्माइल होती है। अब थोड़ी देर के बाद वो सोचता है कि अब थोड़ा आराम कर ले। जैसे वो स्टडी रूम से निकलता है, वो जाने लगता है, तो सामने देखता है वेंचिंग का रूम होता है। वो सोचता है कि एक बार वेंचिंग को चेक कर ले। जब वो लॉक खोलता है, अंदर जाता है, तो देखता है पूरी तरह से वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि रूम बहुत ही ज़्यादा मैसी होता है, सारा सामान टूटा फूटा पड़ा होता है। और वेंचिंग जो बेड के कॉर्नर के नीचे बैठी होती है और वो रो रही होती है। जब वो देखती है कि डोर ओपन हुआ है, तो वो अपना सर उठा के ऊपर की तरफ देखती है, तो उसके फादर जो उसके सामने खड़े होते हैं, वो कहती हैं कि देखा कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम्हारे साथ कितना अच्छा हो रहा था सब कुछ, लेकिन तुम एक गलती की वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। तुम्हें एक रूम में पैक किया गया है, तुम इस रूम से बाहर नहीं जा सकती, नहीं तो तुम मेरी कितनी लाडली बच्ची थी, तुम हर बार मेरी बात मानती थी, तुम हमेशा मुझे प्राउड फील कराती थी। इस बार तुम्हें क्या हो गया है वेंचिंग, जो ऐसा कह के उसके हेड को सहलाने की कोशिश करते। वेंचिंग जो गुस्से में अपने फादर के हैंड पे मारते, बोलते मुझे टच मत करो, तुम एक डेमोन हो, तुम मेरे फादर हो ही नहीं सकते। इस पर मिस्टर वेन जो हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे गॉड मानती हो या फिर डेमोन, आई डोंट केयर, रियली आई डोंट केयर। बस मुझे अगर किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो वो ये है कि मैं एक रिचेस्ट बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, द रिचेस्ट बिजनेसमैन, और इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो सब करूँगा। बस मुझे रिचेस्ट बिजनेस मैन बनना है। जहाँ पे वो लैंड कंपनी है वहाँ पर मैं होना चाहती हूँ, मेरी कंपनी होनी चाहिए, वैन कंपनी होना चाहिए।
और मैं ये ज़रूर करूँगा, 100% करूँगा। इतने सालों की तपस्या मेरी अब ज़रूर कुछ दिनों के अंदर ही पूरी हो जाएगी। मैं बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँगा, एक बार बस तुम्हारी मैरिज हो जाए बस, तब देखना। वेंचिंग जो होती है वो कहती क्या इसमें आपको लगता है ये सब हो पाएगा? मैं कभी ऐसा नहीं होने दूँगी, मैं पहले ही बता दूँगी विंग को। इस पर उसके फादर जो खींच के एक स्लैप कर मारते हैं वेंचिंग को, कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम मुझे उल्टा जवाब दे रही हो? तो वेंचिंग कहती आप कर क्या पाएंगे, हमें जान से मार देंगे, मुझे पता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते। तो इस पर उसके फादर जो गुस्से में दांत पीसते हुए कहते ठीक है, तुम्हें मरने का नहीं डर है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो क्या हुआ, तुम्हारी मदर, ये ऐसा कहती पेंचिंग जो डर जाती है वो कहती नहीं 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 नहीं, आप मदर को कुछ नहीं कर सकते। इस पर मिस्टर वेन के फेस पे एक क्रीपी सी स्माइल आ जाती है, कहते हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें करके दिखाऊँ। अब वो एक गार्ड को ऑर्डर देते हैं, तो वो मिसेस वेन को बालों से पकड़ के उनके सामने ला के फेंक देता है। ये देखकर वेंचिंग बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है, अपनी मदर के पास आती है। उसकी मदर का हालत बहुत बुरा होता है, उनके बॉडी से कई जगह से कटे होते हैं और ब्लीडिंग हो रही होती है। देखकर वेंचिंग बहुत डर जाती है और रोने लगती है। उसके फादर कहते हैं कि अभी ये तो शुरुआत है, अगर तुम जितनी बार मना करोगी तुम्हारी मदर के साथ क्या होगा ये तुम्हें भी नहीं पता। अब उसकी मदर जो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वेंचिंग को टाइटली हक करते हुए कहती है वेंचिंग अगर मेरी मरने से तुम्हारी लाइफ आज़ाद हो जाती तो बेटा प्लीज़ मुझे मरने दो, मैं नहीं चाहती कि तुम इससे घुट घुट के किसी के साथ रहो और कि अपनी लाइफ बर्बाद करो, प्लीज़ मुझे मर जाने दो। अगर मेरे मरने से सब कुछ सही हो जाता है तो मुझे मर जाना चाहिए। उसकी मदर कहती है तुम मुझे मारो, तुम मुझे जान से मारना चाहते हो, ठीक है मुझे मारो। उस वेंचिंग कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेंचिंग जो अपनी मदर को अपने बॉडी से कवर करने लगती है और उन्हें टाइटली हक कर लेती है, बोलती नहीं 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 मदर आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं आपके बिना कैसे जी पाऊँगी। उसकी मदर कहती है बेटा अगर मैं मर गई तो तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं कभी भी तुमसे हेट नहीं करूँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़। वेंचिंग जो रोने लगती है उसके फादर कहते हैं ये मेलो ड्रामा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, इन दोनों को अलग करो जल्दी। अब उसके फादर के कहने पे जो दो बॉडीगार्ड आते हैं वेंचिंग के मदर को पकड़ते हैं, उन्हें दूसरे रूम में घसीटते हुए लेके जाते हैं। वेंचिंग जो रोती रह जाती है, उसके फादर वेंचिंग के पास थोड़ा सा बैंड होते हैं, झुकते हैं और उसके बाद कहते हैं उसके कान में तो तुम सोच लो तुम क्या करना चाहते हो। वेंचिंग जो रोने लगती है कहती मदर प्लीज़ हम आपकी फैमिली, आप इस तरह से कैसे बिहेव कर सकते हैं हमारे साथ। तब वेंचिंग के फादर यानी मिस्टर वन कहते हैं तुम्हें नहीं पता इससे कहीं ज़्यादा बुरा मेरे फादर ने मेरे साथ किया था, उन्होंने पैसे के लिए हमें सड़क पे छोड़ दिया था और मैंने किस तरह से अपनी लाइफ दिखाई थी मुझे भी पता है, तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं एक बहुत रिच मैन बन के ही रहूँगा और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूँगा, तो प्लीज़ मेरे रास्ते में मत आओ। और ऐसा कह के उस रूम से निकलते हैं, रूम को लॉक करते हैं। बेंचिंग जो रोती रह जाती है, हम देखते हैं दूसरी तरफ विंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, उसके फेस पे स्माइल होती है और वो अपने रूम में इधर उधर घूम रहा होता है। वो उसे इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रही थी कि उसे समझ नहीं आता है कि उसे कुछ दिनों के अंदर उसकी मैरिज होने वाली है, वो भी विंचिंग के साथ जिसे वो बहुत सालों से प्यार करता आ रहा है। हेलो एवरीवन,